हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 31 अक्टूबर 2024 के मुख्य करंट अफेयर्स और उनके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में किसने 21वीं पशुधन जनगणना का शुभारंभ किया। दोस्तों, आपका सही आंसर राजीव रंजन सिंह होगा। हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने 21वीं पशुधन जनगणना का शुभारंभ किया। ये कार्यक्रम 25 अक्टूबर 2024 को होटल लीला एम्बियंस कन्वेंशन, शाहदरा, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। पशुधन जनगणना की शुरुआत 1919 में हुई थी और इसे हर 5 साल में आयोजित किया जाता है। ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पशुपालन और डेयरी विभागों के सहयोग से संचालित की जाएगी। इस गणना में पशुधन की 15 प्रजातियों जैसे मवेशी, भैंस, गौवंशीय पशु, मिथुन, याक, भेड़, बकरी, सुअर, ऊंट, घोड़ा, टट्टू, खच्चर, गधा, कुत्ता, खरगोश और हाथी के आंकड़े शामिल हैं। पशुधन के अलावा पोल्ट्री पक्षियों जैसे मुर्गी, बत्तख, टर्की, गीज, बटेर, गिनी मुर्गी, शुतुरमुर्ग और एमू की गणना भी प्रत्येक घरेलू उद्यम गैर घरेलू संस्थाओं से की जाएगी। जनगणना में 16 प्रजातियों में 219 देशी नस्लों का दस्तावेजीकरण किया जाएगा, जिन्हें आईसीएआर राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो द्वारा मान्यता प्राप्त है। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में किसने भारतीय सेना के साथ मिलकर लद्दाख के चुशुल में सौर हाइड्रोजन आधारित माइक्रोग्रिड स्थापित किया है। दोस्तों, आपका सही आंसर एनटीपीसी ने होगा। एनटीपीसी ने लद्दाख के चुशुल में सोलर हाइड्रोजन आधारित माइक्रोग्रिड स्थापित करने के लिए भारतीय सेना के साथ साझेदारी की है। यह महत्वपूर्ण कदम ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग करके एक स्थायी बिजली आपूर्ति प्रदान करेगा। एनटीपीसी ने इस अभिनव सौर हाइड्रोजन आधारित माइक्रोग्रिड सिस्टम को स्वतंत्र रूप से संचालित करने के लिए डिजाइन किया है। इसमें हाइड्रोजन का उपयोग ऊर्जा भंडारण माध्यम के रूप में किया जाता है, जिससे पूरे वर्ष 24 घंटे 200 किलोवाट बिजली की आपूर्ति की जाएगी। यह इन स्थानों पर मौजूदा डीजल जेनसेट की जगह लेगा, जो अत्यधिक सर्दियों की परिस्थितियों के बावजूद एक स्थायी बिजली आपूर्ति प्रदान करेगा, जहां 4400 मीटर की ऊंचाई पर तापमान -30 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। एनटीपीसी इस परियोजना को 25 वर्षों तक बनाए रखेगा, जिसका उद्देश्य इन महत्वपूर्ण इलाकों और चुनौतीपूर्ण जलवायु में तैनात भारतीय सैनिकों को सहायता प्रदान करना है। एनटीपीसी ने हाल ही में लेह में हाइड्रोजन बस का ट्रायल शुरू किया है, ताकि लद्दाख में अक्षय ऊर्जा लक्ष्य और कार्बन तटस्थता हासिल की जा सके। कंपनी लेह में इंट्रासिटी रूट पर संचालन के लिए 5 फ्यूल सेल बसों के साथ साथ एक हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन और सौर संयंत्र भी स्थापित कर रही है। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में किसने नई दिल्ली में मालदीव के सिविल सेवकों के लिए 34वां क्षमता निर्माण कार्यक्रम सीबीपी सफलतापूर्वक पूरा किया है। दोस्तों, आपका सही आंसर राष्ट्रीय सुशासन केंद्र एनसीजीजी ने होगा। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र एनसीजीजी ने आज नई दिल्ली में मालदीव के सिविल सेवकों के लिए 34वां क्षमता निर्माण कार्यक्रम सीबीपी सफलतापूर्वक पूरा किया। 2 सप्ताह का ये कार्यक्रम 14 से 25 अक्टूबर 2024 तक विदेश मंत्रालय एमईए के सहयोग से आयोजित किया गया था। 1000 मालदीव के सिविल सेवकों को प्रशिक्षित करने के लिए समझौता ज्ञापन एमओयू के नवीनीकरण के बाद मालदीव के सिविल सेवकों के लिए दूसरे चरण के तहत ये दूसरा कार्यक्रम है। एमओयू पर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और मालदीव के विदेश मंत्री श्री मूसा जमीर ने 2024-2029 की अवधि के लिए हस्ताक्षर किए। वर्तमान कार्यक्रम में मालदीव के 35 सिविल सेवकों ने भाग लिया। पहले चरण के क्षमता निर्माण कार्यक्रम 2019-2024 की उपलब्धियों पर विचार किया, जिसके दौरान 1000 से अधिक मालदीव के सिविल सेवकों ने एनसीजीजी का दौरा किया। दूसरे सप्ताह में भारत के प्रमुख संस्थानों जैसे वन अनुसंधान संस्थान, एम्स, राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान, इंदिरा पर्यावरण भवन, पीएम संग्रहालय और ताजमहल का दौरा शामिल था, जिसमें प्रतिभागियों को भारत की शासन संरचनाओं, सतत विकास प्रयासों और सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराया गया। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में चाणक्य रक्षा संवाद 2024 का समापन कहां पर हुआ है। दोस्तों, आपका सही आंसर नई दिल्ली में होगा। भारतीय सेना के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार चाणक्य रक्षा संवाद का दूसरा संस्करण दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में संपन्न हुआ।
चाणक्य रक्षा संवाद 2024 का विषय था राष्ट्र निर्माण में प्रेरक व्यापक सुरक्षा के माध्यम से विकास को बढ़ावा देना। भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, इजराइल और श्रीलंका के प्रमुख वक्ताओं ने इस बारे में वैश्विक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया कि सुरक्षा हमारे देश के विकास को किस प्रकार 2047 तक विकसित भारत की ओर ले जाएगा। संवाद का उद्देश्य न केवल वर्तमान परिदृश्य का विश्लेषण करना था, बल्कि सतत और समावेशी विकास के लिए दूरदर्शी रणनीति तैयार करना भी था। इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ का विशेष संबोधन शामिल था, जिसमें उन्होंने उभरते हुए अंतरिक्ष खतरों के संदर्भ में राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने में भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की भूमिका पर जोर दिया। इसके अतिरिक्त भारत की संयुक्त राष्ट्र में पूर्व स्थायी प्रतिनिधि श्रीमती रुचिरा कंबोज ने वैश्विक दक्षिण के लिए भारत की भूमिका और बहुपक्षीय ढांचे को आकार देने में इसके महत्व को रेखांकित किया। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में 17वें भारत शहरी गतिशीलता सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन कहां पर किया गया? दोस्तों, आपका सही आंसर गुजरात में होगा। गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर, गुजरात में महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में 17वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन और एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन में 2000 से अधिक पेशेवर और शिक्षाविद भाग ले रहे हैं। सम्मेलन शहरी परिवहन समाधानों के मानकीकरण और अनुकूलन विषय पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य एकीकृत रणनीतियों और नवीन प्रथाओं के माध्यम से शहरी गतिशीलता को बढ़ाना है। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और पिछले 10 वर्षों में इसने बहुत प्रगति की है। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में किस देश के चुनाव आयोग ने उज्बेकिस्तान के साथ चुनावी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए? दोस्तों, आपका सही आंसर भारत देश होगा। भारत के चुनाव आयोग ने उज्बेकिस्तान के केंद्रीय चुनाव निकाय के साथ चुनावी सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता लोकतंत्रों के पारस्परिक लाभ के लिए दोनों चुनाव प्रबंधन निकायों के बीच बातचीत को और मजबूत तथा गहन बनाएगा। यह समझौता मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की ताशकंद यात्रा के दौरान हुआ। राजीव कुमार आगामी चुनावों के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में वहां गए हैं। उज्बेकिस्तान में 27 अक्टूबर को मतदान हुआ। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में किसको 2024 सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दोस्तों, आपका सही आंसर मारिया कोरिना मचाडो और एडमंडो गोंजालेज उरुटिया को होगा। यूरोपीय संसद ने घोषणा की है कि 2024 का सखारोव विचार स्वतंत्रता पुरस्कार मारिया कोरिना मचाडो और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति एडमंडो गोंजालेज उरुटिया को दिया जाएगा। सोवियत भौतिक विज्ञानी और असंतुष्ट आंद्रेई सखारोव के नाम पर विचार की स्वतंत्रता के लिए सखारोव पुरस्कार यूरोपीय संघ का सर्वोच्च मानवाधिकार सम्मान है। 1988 में स्थापित, ये पुरस्कार उन व्यक्तियों या संगठनों को मान्यता देता है जो मानवाधिकार, लोकतंत्र और कानून के शासन की वकालत करते हैं। इन दोनों को वेनेजुएला में लोकतंत्र और स्वतंत्रता बहाल करने के उनके प्रयासों के लिए सम्मानित किया जा रहा है। 2024 सखारोव पुरस्कार के लिए पुरस्कार समारोह 18 दिसंबर को स्ट्रासबर्ग में संसद के पूर्ण सत्र के दौरान आयोजित किया जाएगा। 2023 का सखारोव पुरस्कार जिना महसा अमनी को मरणोपरांत दिया गया। इस पुरस्कार के प्राप्तकर्ताओं में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला और रूस के दिवंगत विपक्षी नेता अलेक्सी नवल्नी भी शामिल हैं। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में किसने दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी के रूप में एप्पल को पीछे छोड़ दिया है? दोस्तों, आपका सही आंसर एनवीडिया ने होगा। एनवीडिया ने आधिकारिक तौर पर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी के रूप में एप्पल को पीछे छोड़ दिया है। इसके नए सुपरकंप्यूटिंग एआई चिप्स की अत्यधिक मांग के कारण कंपनी के शेयरों में रिकॉर्ड तेजी आई। एलएसईजी के आंकड़ों के अनुसार एनवीडिया का शेयर बाजार मूल्य कुछ समय के लिए $3.53 ट्रिलियन तक पहुंच गया, जबकि एप्पल का $3.52 ट्रिलियन था। एनवीडिया ने दिन का अंत 0.8% की बढ़त के साथ किया, जबकि एप्पल के शेयर की कीमत में 0.4% की वृद्धि हुई। इस बीच माइक्रोसॉफ्ट $3.18 ट्रिलियन के मूल्य और शेयर की कीमत में 0.8% की वृद्धि के साथ तीसरे स्थान पर रहा। जून में एनवीडिया ने कुछ समय के लिए शीर्ष स्थान प्राप्त किया था, लेकिन बाद में माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल ने इसे पीछे छोड़ दिया। एनवीडिया प्रोसेसर का एक प्रमुख डिजाइन है, जिसे वीडियो गेम के लिए ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट या जीपीयू के रूप में जाना जाता है।
कंपनी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सेवाओं के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रही है और एआई चिप्स की अग्रणी आपूर्तिकर्ता बन गई है। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में किसने बेंगलुरु उपनगरीय रेलवे को 2,800 करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की है? दोस्तों, आपका सही आंसर यूरोपीय निवेश बैंक ईआईबी ने होगा। यूरोपीय निवेश बैंक ईआईबी ने बेंगलुरु उपनगरीय रेलवे नेटवर्क के लिए 300 मिलियन यूरो का ऋण स्वीकृत किया है। ये बेंगलुरु में 4 समर्पित रेल गलियारों को कवर करने वाले एक नए उपनगरीय रेलवे नेटवर्क के विकास को वित्तपोषित करेगा। ईआईबी के एक बयान में कहा गया है कि यह नेटवर्क कुल 149 किलोमीटर किमी तक फैला होगा और इसमें 2 डिपो के साथ 58 स्टेशन शामिल होंगे। ईआईबी ने पहले ही 23 किलोमीटर लंबी बेंगलुरु मेट्रो R6 लाइन के निर्माण और लगभग 96 मेट्रो कारों के बेड़े को खरीदने के लिए 500 मिलियन यूरो के ऋण के साथ बेंगलुरु के परिवहन क्षेत्र का समर्थन किया है। भारत में परिवहन के लिए ईआईबी के समर्थन में आगरा, बेंगलुरु, भोपाल, कानपुर, लखनऊ और पुणे में मेट्रो निवेश का वित्तपोषण शामिल है, जिसमें 2016 से कुल 3.25 बिलियन यूरो की प्रतिबद्धता है। एक बार परियोजना पूरी तरह से चालू हो जाने के बाद बेंगलुरु परिवहन प्रणाली में CO2 उत्सर्जन में 43% की गिरावट देखी जाएगी। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हाल ही में आरबीआई ने किसे एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया है? आपके ऑप्शन है: ए राहुल कुमार, बी अमिताभ चौधरी, सी विजेंद्र चौधरी, डी राकेश यादव। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास ने कहां पर अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख केंद्र शुरू करने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है: ए अमेरिका, बी जापान, सी सिंगापुर, डी दुबई। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी दुबई होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।